और हमारे मेहमान विजय चोपड़ा फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। विजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। चोपड़ा साहब, जब आपसे पिछली बार हमारी बातचीत हो रही थी ना, तो उस वक्त इजरायल और हमास का युद्ध शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे और आपने कंसर्न जाहिर किए थे कि थोड़ा ये स्ट्रेच होगा और बाजारों को परेशान करेगा भी, और वो चीज़ हमने देखी भी। हालांकि फाइनेंशियल इम्पैक्ट कम है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट के लिहाज से, क्रूड के लिहाज से अहम हो जाता है। और अभी हम देख रहे हैं कि 20वें दिन में युद्ध खिंच गया है। बाजारों की इस फॉल को चोपड़ा साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? 6 दिन की लगातार गिरावट हो गई। आपको लगता है कि ये अब थम जाएगा, बहुत हो गया, या फिर यहां से अभी थोड़ा सा दर्द और बाकी है? अभिषेक जी, दो तीन चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। आपने धन्यवाद आपका कि आपने रिकग्नाइज किया और बात याद रखी जो मैंने कही थी। क्योंकि उस दिन बाजार थोड़ा ठीक था तो सभी लोग, आई थिंक सारे ही चैनल्स पे बोल रहे थे खरीदिए खरीदिए। मैं बोल रहा था कि मत खरीदिए, थोड़ा वेट करिए। इंतजार अच्छा होता है। कई बार जो पैसा आपकी जेब में है वो सबसे सुरक्षित है। और आप मार्केट में कई बार अच्छे स्टॉक्स में भी जाते हैं। अगर आप अभी हाल फिलहाल में पिछले 6-7 दिन में देखें, जो टीसीएस और रिलायंस का भी जो हाल हुआ है, जो निफ्टी के बेलवेदर स्टॉक्स हैं, या आईटीसी का जो हाल हुआ है, हम सब ने देखा। तो केवल ये युद्ध नहीं है। देखिए, 3-4 एंगल से हमें इस समस्या को समझना पड़ेगा। पहली चीज तो युद्ध है जिसमें एक डर है कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज इसके अंदर कूद सकते हैं और क्रूड जो है वो परेशान कर सकता है। अगर क्रूड दोबारा से 120-130 गया तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है हमारी नेशनल बैलेंस शीट के लिए। दूसरे एंगल से आप समझिए कि यूएस में बॉन्ड यील्ड्स कहाँ पहुंच गई है, 5% के ऊपर। वहां पे जो मॉर्गेज लोन्स हैं, वो करीब करीब 8% के ऊपर, 8.25% पे ट्रेड कर रहे हैं। जो जो कार लोन्स हैं वो 9% पे हैं। और जो जो ओल्ड कार लोन्स हैं वो 13% के ऊपर हैं। इतने रेट तो इंडिया में भी नहीं है। जिन कंट्रीज ने कभी इतना हाई इंटरेस्ट रेट देखा ही नहीं, और वहां पर जो लोन्स चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग लोन्स है या जो नए लोन्स लिए जा रहे हैं, तो वहां पे डिफॉल्ट का डर बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर यूएस लगभग बैंक्रप्सी की सिचुएशन पे है, वहां पे उनकी डेट लिमिट ऑलरेडी 33 ट्रिलियन की हिट हो चुकी है। अभी तक कोई रेजोल्यूशन आगे की बात नहीं कर रहा है कि किस तरीके से डेट रेजोल्यूशन होगा या और पैसा प्रिंट किया जाएगा। यूएस ऑलरेडी यूक्रेन में मदद कर रहा है और अब इसराइल को भी मदद कर रहा है। इन सब में पैसा लगता है, और पैसा है कहाँ? जो जो कंट्री ऑलरेडी अपने डेट सीलिंग को हिट कर चुका है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन बन गई है। ऊपर से क्रूड और बाकी कमोडिटीज जो हैं, ऑयल रिलेटेड कमोडिटीज, काफी परेशान कर सकती हैं। तो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक। अगर आप भारत में देखें तो नो डाउट भारत जो है इन इन कंट्रीज से बहुत अच्छी सिचुएशन पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी इन्फ्लेशन भी अभी तक तो लिमिट में है, मगर मैं हाल फिलहाल में कहीं पढ़ रहा था कि प्याज के रेट दोबारा बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्फ्लेशन परेशान करेगा, जैसे कभी पीछे टमाटर के हुए थे या एडिबल ऑयल के हुए थे। तो थैंकफुली कोई मेजर एडिबल या फूड कमोडिटीज इन कंट्रीज से नहीं आती। थोड़ा बहुत इंपोर्ट हम लोग करते हैं, बट वो रेगुलर स्टेपल नहीं है। तो आप केवल इसको एक लड़ाई के रूप में ना देखें, एक इस तरीके से देखें, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस है, बहुत सारे कंट्रीज इसके अंदर कूद सकते हैं। और अमेरिका इस समय जो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, उसकी हालत ठीक नहीं है। और यूएस में अगर कुछ बैंक्स ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी डिफॉल्ट रेट्स बहुत हाई है वहां पर, ये चीज पूरी मीडिया में नहीं आ रही है, बट डिफॉल्ट रेट्स काफी हाई है। तो बहुत बहुत विकट सिचुएशन है। और मैं ये कहूंगा कि बहुत ही संभल के निवेश किया जाए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप्स में रहें। अगर आपको रहना भी है तो लार्ज कैप्स में रहें, मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहें। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीक भी आपको एडवाइस किया था। तो इस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच और बच के चलना ज्यादा बेहतर है। और राइट। अगर आपको लगता है तो गोल्ड सिल्वर में आप निवेश कर सकते हैं ईटीएफ के द्वारा। थोड़ा सा हमारे साथ है। ये जो मैं जियो फाइनेंशियल वाली खबर है ना, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग व्यू से लेना चाहता हूँ। चोपड़ा जी, आपको ध्यान होगा ना, पिछली बार भी 202 203 के रेट पे आके पोजीशन ली गई थी। कुछ फंड ने भी लिया था, आप तो बता भी रहे थे मोतीलाल ओसवाल ने पोजीशन ली है। अब फिर से खबर ये आ रही है कि प्रमोटर कुछ और शेयर ले रहे हैं। ये वही रेट है सर, 202 205 वाली ब्रैकेट वाला एरिया। तो एक इन्वेस्टर को भी यहाँ पे आके फिर से बाई करना चाहिए। इन्वेस्टर को भी ले ही लेना चाहिए। जब फंड खरीद रहा है तो कुछ सोच के खरीद रहा होगा ना। देखिए डिम्पी, बहुत सारी कंपनीज अपने बायबैक अनाउंस करते हैं और बहुत सारी कंपनीज अपना स्टॉक खुद खरीदते हैं। तो जब प्रोमोटर बाइंग होती है तो इससे बिल्कुल सीधा आप रिलेशन बना सकते हैं कि प्रोमोटर को कंपनी में बहुत कॉन्फिडेंस है। और नो डाउट वो रिलायंस है, जैसे आपने कहा, वो अंबानी साहब खुद ले रहे हैं, तो उसका कोई कोई मीनिंग है। लास्ट टाइम भी जब मोतीलाल ने बाइंग किया था,
205 206 पे वहीं पे लो बना था। तो ये कहना बहुत कठिन है कि यहाँ लो बना है कि नहीं बना। अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ को लंबी अवधि के लिए जियो फाइनेंस लेता है तो इसमें पैसा जरूर बनेगा, क्योंकि अभी उन्होंने अपना जो जो एनबीएफसी है उसको भी उन्होंने लॉन्च किया है, और बहुत जल्द हम देखेंगे कि जियो फाइनेंशियल जो स्टाइल है मुकेश भाई का काम करने का, वो आते हैं और फिर वो छा जाते हैं। तो आपको शहर शहर में इनके ऑफिसेज दिखेंगे और बहुत वाइड स्प्रेड काम दिखेगा, क्योंकि वो छोटा काम करने के लिए तो जियो फाइनेंशियल उन्होंने खोला नहीं। तो मेरा ये मानना है बहुत अच्छे कन्विंसिंग वैल्यूएशंस हैं और इसको यहाँ पर खरीदा जा सकता है। और एनबीएफसी बिजनेस अगर आप कोई भी बड़ा एनबीएफसी देख लें तो नो डाउट मुझे लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अगले 4-5 सालों में ये 2000 का भी भाव बने या 5000 का भी भाव बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जियो फाइनेंस लेके रखिए। नो डाउट एनबीएफसी बिजनेस अच्छा बिजनेस है, और अगर इसको आप प्रॉफिटेबली रन कर गए और इसमें एनपीएस कम रहे तो निश्चित रूप से क्या पता आपको जियो फाइनेंस एक और बजाज फाइनेंस बन रहा हो। ठीक है, दूसरा बन भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि भाव और भावनाएं दोनों ठीक हैं। भावना ये कहती है कि देश की नंबर 1 कंपनीज बनाने के लिए प्रमोटर जी जान लगाएंगे। भाव ये कहते हैं कि 262 वाली चीज़ अगर आपको 205, 210, 215 पे भी मिल जाए तो फिर क्या बुरी है। क्या आपको ध्यान होगा, डी मर्ज होकर बनी हुई एंटिटी है, निकाली हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज में से 262 के रेट पे, तो आपको तो डिस्काउंट पे मिल रही है ना। आप इसी से भी खुशी मना सकते हैं कि जिस रेट पे दूसरों को मिला मेरे को उससे सस्ता मिला हुआ है शेयर है, तो आपका तो कुशन वैसे भी थोड़ा ज़्यादा है। दी जाएंगे बाजार बंद होने के बाद, हालांकि उसके पहले रिएक्शन आरआईएल देगा। 1.5% आज भी नीचे है। चोपड़ा साहब, 2300 रुपये का भाव था ना, तो ये कहा जा रहा था कि रिलायंस बहुत सस्ता है, ले लीजिए ले लीजिए। तो भाव तो बहुत सस्ते हो गए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि क्या भाव के साथ वो ग्रोथ वाला कॉम्बिनेशन आएगा, उसको लेकर थोड़े से सवाल हैं। आपकी सलाह क्या है? रिलायंस अगर किसी को लेना ही है तो क्या ले ले अभी या नतीजों का वेट कर ले? अब तो एक ही दिन का समय रह गया। अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन का समय रह गया। मैं जब से बाजार में आया हूँ रिलायंस तब भी था, और जब मैं चला जाऊंगा इस बाजार से रिलायंस तब भी रहेगा, और ये आपके लिए भी लागू है। और मुझे नहीं पता ये कौन कहता है कि अभी ले लो और आज ही ले लो और ये आखिरी मौका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट में जब भी आप बाइंग करें वो स्टैगर्ड बाइंग करें और स्टैगर्ड सेलिंग करें। अगर आपको माल बेचना भी है तो प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करें, और अगर आपको लेना है तो धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, अग्रणी कंपनी है, और बहुत डाइवर्सिफाइड है। जिस तरीके के ब्रांड्स एक्वायर करे हैं ग्लोबली रिलायंस ने, वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप देखें अभी डिज्नी को एक्वायर करने की बात करें, डिज्नी के इंडिया ऑपरेशंस को, तो ये मजाक की बात नहीं है। आई थिंक रिलायंस हैज मोर देन 100 ग्लोबल ब्रांड्स राइट नाउ अंडर इट्स बेल्ट। तो आप ये सोचिए कि ये कंपनी जो अभी कर रही है, जो अपना पैसा इनके पास है, ये काफी हद तक इन्होंने जो फैंग कंपनीज को अपना स्टेक बेचा जियो प्लेटफॉर्म्स में, और काफी हद तक अपना डेट कम किया। और जिस तरीके से जिस स्ट्रैटेजी से मुकेश भाई आगे बढ़ रहे हैं, रिलायंस एक ग्लोबल कंपनी बनने वाली है या बन रही है, हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे। तो अगर आप रिलायंस पे व्यू रखें तो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में। जिस तरीके से पहले आज से 15 साल 20 साल पहले कहते थे और कुछ नहीं समझ में आता, रिलायंस लेके रख लो, तो रिलायंस लेके रख लीजिए। इसमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी और बहुत सारे स्टॉक्स निकलेंगे, बहुत सारी कंपनीज निकलेंगी, प्रॉफिटेबल कंपनीज होंगी, ग्लोबल कंपनीज होंगी, नैस्डैक पे लिस्ट होंगी, या यूएस में डाउ पे भी मतलब मुझे लगता है कि एडीआर वगैरह ये सब लिस्ट होंगे। तो रिलायंस को अगर आप देखें तो आप ग्लोबल कंपनी की तरह देखें और डाइवर्सिफाइड कंपनी की तरह देखें। तो अभी जो मैं ये नहीं कह सकता कि रिलायंस का बॉटम है, मगर ये अच्छी संभावना है कि कहीं से भी अब रिलायंस को घूमना चाहिए, क्योंकि काफी डैमेज हो चुका है। मेरा ये मानना है रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहेंगे, और अगर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ भी तो भी मुझे लगता है आने वाली तिमाहियों में ये कवर करेगा, क्योंकि अभी काफी कैश आउट गो गया है ब्रांड्स एक्वायर करने में। तो आई वुड से कि रिलायंस में आप स्टैगर्ड बाइंग करते रहें और एक लंबी अवधि के लिए इसमें एक व्यू बना के चलें। ठीक है, धीरे धीरे खरीदने की सलाह है, लेकिन चूंकि पॉजिटिव ढेर सारे आ रहे थे, शेयर नहीं चल रहा था, तो ये सवाल उठना लाजमी है। और कोई भी बड़े शेयर, हमारा काम भी यही कि हम सवाल उठाएंगे कई बार कि आखिर शेयर चल क्यों नहीं रहे हैं, तमाम अगर पॉजिटिव्स हैं भी। और ये सवाल हम पूछते भी हैं एक्सपर्ट से, वो थियरी
HDFC बैंक के लिए भी लागू होती है, रिलायंस के लिए लागू होती है, ICICI बैंक के लिए लागू होती है, ITC के लिए लागू होती है। तो ये तमाम शेयर कहीं ना कहीं इनके चलते ही बाजार में हम देखने की दायरे में फंसा या फिर थोड़ा सा नीचे भी आया है।